हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, फाइनल एग्जाम के लिए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गए हैं। सेम टू सेम आपके बिहार बोर्ड के जैसा सेम टू सेम यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले पहुंचे। चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और जितने भी भाई बहन दोस्त है जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। पहला सवाल को जरा हम लोग फोकस कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। यानी ओपेरॉन मॉडल जो है क्या यहाँ पे प्रदर्शित करता है, जीन का संश्लेषण प्रदर्शित करता है, जीन का एक्सप्रेशन या जीन का रेगुलेशन या जीन का फंक्शन। तो प्यारे साथियों, आपको पता है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। एमबीबीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है। निश्चित रूप से आपके मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं बायोलॉजी के एग्जाम के लिए। तो ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है प्यारे साथियों, मात्र 2 से 3 दिन और आपके एग्जाम के लिए बच गया है और काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो बताइएगा, तो ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बिल्कुल यहाँ पे जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। काफी बार ये बिहार बोर्ड ने सेम टू सेम सवाल रिपीट किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन आपको पता होगा, ऊपर से प्यारे साथियों फल लगा रहता है और नीचे से कुछ इस प्रकार के रहते हैं और ये आसन इसका रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन यहाँ पे बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा फल है जिसका हम लोग पुष्पासन कहते हैं? बात करें शरीफा की, सेब की, नारंगी की। प्यारे साथियों, आपको पता होगा आपके आंसर में तो यहाँ पे सेब दिया गया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। नारंगी, सेब और शरीफा तीनों का यहाँ पे पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और वीवीआई सवाल भी है, काफी आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर सवाल है कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? जरा बताइएगा, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए दे दिया तो आप आरएनए के बारे में सोचिए। आरएनए जो है प्यारे विद्यार्थी ये किसका है? वायरस के आनुवांशिक पदार्थ है। वायरस में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। जो आपके कोरोना वायरस आए थे प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूछा जा सकता है कोरोना वायरस में कौन सा आरएनए था, तो एकल लरिक था, यानी द्विगुणित नहीं था। वहां पे आरएनए डबल श्रृंखला भी होता है, वन में भी होता है, तो वन श्रृंखला वाला था आरएनए, जो कि काफी घातक होता है ये बीमारी। तो डीएनए जो होता है हमेशा डबल कुंडलित होता है, ऐसे ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से। आपको पता होगा, स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए। तो किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? बी, बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे फिगर आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप लोग उसे जाके जरूर देखें। तो डीएनए जो है यहाँ पे किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का। टीएमबी में यानी टोबैको मोजेक वायरस जो होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, टोबैको मोजेक वायरस, जिसे हम टीएमबी बोलते हैं शॉर्टकट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि चौथा सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह जो है द्विदिशीय कभी नहीं होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। और 10% ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति से, जैसे हमने यहाँ पे घास को किसने, बकरी ने खाया, तो 10% ऊर्जा जो है बकरी के पास जाता है और बकरी से शेर में भी 10% की ऊर्जा जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है और 10% का नियम कहलाता है। तो आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है, वन लाइनर होता है, द्वितीय नहीं हो सकता और बहुदिशीय भी नहीं हो सकता। तो एक दिशीय याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चन साबित होता है आपके 2024 के लिए, काफी बार पूछे गए हैं, निश्चित रूप से 2024 में भी पूछा जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, यानी वो रासायनिक है। अगर जैविक नहीं है तो दूसरा कौन हो सकता है? रासायनिक खाद हो सकता है। एजोवेक्टर की बात करें, एक प्रकार का क्या है यहाँ पे जैविक खाद है। उसके बाद एजोला की बात करें, एजोला भी एक प्रकार का जैविक खाद है यहाँ पे। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम जिसे बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का जैविक है। बात करें बैसिलस थ्रिंजिसिस की, एक प्रकार का रासायनिक है। क्या है? बैसिलस थ्रिंजिसिस एक प्रकार का क्या है? रासायनिक है, यानी ये जैविक खाद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। पूछा गया है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा या संपर्क विधि द्वारा?
काफी बार एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बार बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। निश्चित रूप से उम्मीद है कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो क्षय रोग का जो यहाँ पे संक्रमण है ये मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा ये फैलता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योर अपकमिंग एग्जाम, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। एंड क्षय रोग का जो संक्रमण है बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास। और हम चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। कहता है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर जो है अनुकूल परिस्थिति अगर मिल जाए तो क्या निर्माण करेगा? उत्पाद का, जीव का, माध्यम का, इनमें से सभी का। तो जब जैव रिएक्टर का अनुकूलतम परिस्थिति मिलता है तो वो जो निर्माण करता है उत्पाद का निर्माण करता है। जैव रिएक्टर को किसी भी उत्पाद बनाने के लिए एक न्यूनतम परिस्थिति उनको देनी पड़ती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में ये छपेगा। कहता है कि किस फल में बीज चोल खाया जाता है, यानी किस फल में या किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल आता है, लीची आता है, शरीफा आता है, इनमें से सभी आता है। तो बताने का जरा प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? लीची जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से 2024 के लिए भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अच्छा 9 नंबर सवाल है आपसे कि SO2 प्रदूषण का एक सूचक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई क्वेश्चंस है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो SO2 का जो प्रदूषण का सूचक जो होता है वो शैवाल होता है, लाइकेन होता है, कवक होता है, ये इनमें से सभी है। तो आपको पता है SO2 का प्रदूषण का जो यहाँ पे सूचक होता है क्या होता है? लाइकेन होता है, जो एक प्रकार का शैवाल है, याद रखिएगा। लाइकेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, एकदम राइट होगा। और ये सबसे पहला यहाँ पे पौधा था जो ऑक्सीजन उत्पन्न किया था, लाइकेन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शहद का निर्माण कौन करती है जरा बताइएगा? शहद का निर्माण जो है यहाँ पे कौन करती है? नर मधुमक्खी करती है, रानी, या कार्यकर्ता, या ए और बी? तो शहद का निर्माण जो प्यारे विद्यार्थियों करता है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। कौन करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होता है वो सिर्फ शहद का निर्माण करता है, इतना याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड यानी BSEB के एग्जाम में पूछे गए हैं, निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो आपको एक बीमारी का नाम यहाँ पे पता होगा, रानीखेत। रानीखेत जो यहाँ पे बीमारी है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये बीमारी जो है मुर्गियों में पाई जाती है, जो काफी घातक साबित हो सकता है मुर्गियों के लिए। जिस प्रकार से कोरोना वायरस एक दूसरे में फैलती है, उसी प्रकार रानीखेत जो यहाँ पे बीमारी है ये एक दूसरे मुर्गियों में फैलना स्टार्ट हो जाती है। चलिए जरा हम लोग 12 नंबर सवाल पे फोकस यहाँ पे करते हैं। पूछा गया है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? आपको पता है इडली और डोसा को जो यहाँ पे आटा है ये कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाए जाते हैं? क्या वह जीवाणु के, लैक्टोबैसिलस के, विषाणु के, या ईस्ट के? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इडली और डोसा का जो आटा है प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से सूक्ष्मजीव से बनाए जाते हैं? तो उस सूक्ष्मजीव का नाम क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। जीवाणु से क्या किया जाता है? यहाँ पे इडली और डोसा का आटा यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, जीवाणु के प्रयोग में लाया जाता है इडली और डोसा की आटा बनाने के लिए। काफी बार ये सवाल पूछा गया है, बिहार बोर्ड के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। एगारोज किससे प्राप्त होता है? हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, एगारोज जो है ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। और डीएनए के सिंथेसिस में ये भी कार्य करता है एगारोज, जो कि काफी अच्छे सवाल बनते हैं। आपके व्हीट स्टोन ब्रिज में भी इसका कार्य होता है, आप लोग फिजिक्स में इसे पढ़िएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में भी एगारोज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डीएनए के यहाँ पे डीएनए जब वहां पे फिंगरप्रिंट का यूज किया जाए तो उसमें भी समुद्री घास से प्राप्त जो एगारोज होते हैं, जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उस प्रकार का यूज किया जाता है। 14 नंबर सवाल है कि ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जरा बताइएगा। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के नजरिए से और काफी बार ये सवाल पूछे भी गए। ऑपरेंट मॉडल जो है यहाँ पे किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिएगा ऑपरेंट मॉडल जो है ये जैकब और मोनार्ड, जैकब और मोनार्ड का नाम आता है, यही ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड एमबीबीआई सवाल है, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो जैकब और मोनार्ड, याद रखिएगा, ये ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किए थे।
15 नंबर सवाल है कि ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है। ऋतु स्राव चक्र यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या इन सभी में। तो ऋतु स्राव चक्र के बारे में बात करें प्यारे विद्यार्थियों, मेस्ट्रुअल साइकिल्स जिसे बोलते हैं, ये जो होता है मनुष्य में, बंदर में और चिंपैंजी, यानी यहाँ पे सभी, इन सभी में क्या होता है, ऋतु स्राव चक्र पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम के नजरिए से काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, जरा बताइएगा। द्विविखंडन जो होता है यानी बाइनरी फिजन जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ये किसमें पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है, प्राइमेशियम में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा अमीबा कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, यानी उसकी कोई आकृति नहीं होती, वो अजीबोगरीब आकृति की होती है। द्विविखंडन का मतलब होता है कि एक यहाँ से नुकीले पदार्थ, यही मतलब यही जीव निकालेगा, मान लीजिए ईस्ट है तो ईस्ट निकालेगा इस प्रकार का नोक ही, और बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, आपस में एक ही जीव के आपस में दो भाग बांट लेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो है अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या है, दोनों में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, द्विविखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विविखंडन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीशियम और अमीबा दोनों में पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। काफी उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को कराया जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्या लग सकता है, बिल्कुल हार्ड लग सकता है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन कितना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, साइटोसिन यहाँ पे 18% दिया गया है, और एडेनिन का प्रतिशत पूछा गया है। याद रखिएगा, साइटोसिन और गुआनिन साथ में होते हैं। क्या होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे साथ में होते हैं। बात करें एडेनिन और थाइमिन की, ये भी साथ में होते हैं, ठीक है। जब साथ साथ में है तो सारी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 50-50 होगा। क्या होगा, 50-50 होगा, क्योंकि साथ साथ में ये भी क्या होगा, 50-50 होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया है कि साइटोसिन 18% है, ठीक है। साइटोसिन यहाँ पे दिया गया 18%, और पूछा क्या गया यहाँ पे, चलिए 50-50 याद रखिएगा। चलिए साइटोसिन क्या है, यहाँ पे 18% है, बिल्कुल यहाँ पे साइटोसिन 18% है, लेकिन एडेनिन पूछ दिया गया। अच्छा बताइए, हमने आपको बताया था साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे एडेनिन पूछा गया, तो एडेनिन भी 50% होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे अलग जोड़ी से दे दे तो आपको यहाँ पे 50 में से 18 को घटा देना है। कितना घटाना है, 50 में से 18 को। जैसे ही आप घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 32 आ जाएगा। कितना प्रतिशत, 32% जो होगा इसमें एडेनिन पाया जाता है। सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा, जब भी एक दूसरे को अगर मेल में से न पूछा जाए, निश्चित रूप से आप 50 में से घटा दीजिएगा जो भी दिया गया। जैसे यहाँ पे साइटोसिन 18% दिया गया और आपसे एडेनिन पूछा गया, हमने आपको बताया था साइटोसिन और गुआनिन जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं आपस में। एडेनिन और थाइमिन की बात करें, ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो 50-50 के साझेदारी में होते हैं। हमको यहाँ पे साइटोसिन 18% दिया गया था, एडेनिन पूछा गया, तो एडेनिन हमको 50 में से 18 को घटाएंगे, एडेनिन की मात्रा आ जाएगी जो कि 32% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया। 18 नंबर सवाल है कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो बिडाल परीक्षण जो है प्यारे विद्यार्थी, ये टाइफाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए, टाइफाइड के पुष्टि के लिए, उनकी जांच के लिए बिडाल परीक्षण का टेस्ट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे हुए गए हैं, एग्जामिनर के दृष्टिकोण से काफी हाईलाइटेड क्वेश्चंस माना जाता है। 19 नंबर सवाल है कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। प्यारे विद्यार्थियों, काफी घातक बीमारी जो जन संपर्क द्वारा यानी डायरेक्ट कोशिका के संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकता है। किसी को अगर एचआईवी हो चुका है, उसका अगर आप ब्रश यूज करते हैं तो उससे हो सकता है, यानी उसका अगर आप कोई ऐसा पदार्थ का यूज करते हैं जो डायरेक्ट लार्वा से संबंधित हो, डायरेक्ट सलाइवा से, या डायरेक्ट उनके जो श्वास से छिद्र से जो ड्रॉपलेट आती है उससे अगर संबंधित हो, यानी जो डायरेक्ट टच में है कोशिका के, उनके द्रव्य की मात्रा के कुछ भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको भी एचआईवी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि एचआईवी का जो संक्रमण है काफी जल्दी नहीं आता है, ये काफी दिनों बाद इसका लक्षण हमें दिखाई पड़ता है एचआईवी का। इसका फुल फॉर्म है हीमो इम्यूनिटी वायरस, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे है दिया गया है एचआईवी। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सी कोशिका पर यहाँ पे आक्रमण करता है, सबसे पहले हमें एचआईवी होता है तो ये टी हेल्पर कोशिका पर जाता है। किस पे, टी हेल्पर कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। टी हेल्पर कोशिका को यहाँ पे नष्ट कर देता है और क्या करता है, लीवर पर यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा जमा लेता है और अपनी बॉडी की मशीनरी को
कैद कर लेता है। तो एचआईवी जो है कोशिका पर जो आक्रमण करता है, टी हेल्पर कोशिका है जो हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, टी हेल्पर कोशिका, उसी को मारने का सबसे पहले प्रयास एचआईवी करता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे बोलते हैं। चलिए 20 नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कहता है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा, किसी के प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन बताइए। अगर एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है उसका नाम आपको बताना है। हिस्टामिन है, सीरोटिनिन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है वो दोनों निकलता है, हिस्टामिन और सीरोटिनिन दोनों निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी जो होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। एलर्जी के कारण निकलने वाला ये रसायन है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अच्छा, नर युग्मक से अगर कोई संयोजन करके भ्रूणपोष बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा, निस्तांड कहलाएगा या एंटीपोडल्स कहलाएगा, सहायक कोशिका कहलाएगा, द्वितीय केंद्रक। तो जो नर युग्मक से संयोजन करके अगर भ्रूणपोष बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। द्वितीय केंद्रक जो होता है नर युग्मक के पास जाता है और क्या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष क्या करता है, 3N होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, काफी हाईलाइट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष क्या होता है, 3N होता है। और ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम भ्रूणपोष पड़ा। जो द्वितीय केंद्रक होता है नर युग्मक के साथ संयोजित करके निर्माण करता है। 23 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिए, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है। कहता है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को अगर दबा दे, इस घटना को क्या कहते हैं। अगर एक जीन जोड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर और यहाँ पे है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर ये जोड़ा जो है इस जोड़े को यहाँ पे दबा देता है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस बोलेंगे, प्रभाविता के नियम बोलेंगे, उत्परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। प्रभाविता का नियम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो कैपिटल आर है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को दबाने की, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा दिया और कैपिटल आर ने यहाँ पे अपना रूप को धारण कर लिया तो उसको हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जीन जोड़ा दिया गया, अगर जोड़ी में दी तो एपिसेंटेसिस कहलाती है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को क्या करता है, यहाँ पे दबाने का कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए में दिया गया है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए होता है जिसे हम लोग शॉर्टकट में टीआरएनए बोलते हैं। 3 क्षारक उसमें पाए जाते हैं जो संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए कोडोन से बंधता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिक नॉन सेंस कोडोन कहते हैं, एंटी कोडोन कहते हैं, या समापन कोडोन कहते हैं। उसको जो कहते हैं एंटी कोडोन हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कहता है विचेरेरिया बेनक्रेप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है, आदमी में जो फैलेरिया रोग पैदा करता है उसका नाम क्या है, विचेरेरिया बेनक्रेप्टी है का समूह है। ये किसका समूह है, विचेरेरिया बेनक्रेप्टी। तो ये जो समूह है हेलमेंथीज का यहाँ पे क्या है, समूह के अंतर्गत आता है। कौन, विचेरेरिया बेनक्रेप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग उत्पन्न करता है। 25 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों, काफी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर सवाल है 26 नंबर, कहता है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर हम ज्यादा मात्रा में अल्कोहल को सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले नष्ट हो जाता है और सबसे पहला प्रभाव उसी पर पड़ता है। प्यारे साथियों, इसके आंसर बताने से पहले एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि आपके जो अल्कोहल पाए जाते हैं दारू, उसमें कौन सा यहाँ पे अल्कोहल का यूज किया जाता है। क्या ये मिथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। तो आपको बता दें इथाइल अल्कोहल जो है ये दारू में यूज किया जाता है, और मिथाइल अल्कोहल जो होता है प्यारे विद्यार्थियों काफी यहाँ पे नुकसानदायक होता है और काफी जहरीले होता है। इसलिए क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल का यूज ना करके इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। अगर मिथाइल अल्कोहल गलती से भी डाला जाए तो काफी घातक साबित हो सकता है मानव के लिए। तो सबसे पहला जो अंग हमारे अंदर प्रभावित होता है अल्कोहल का सेवन करने से, वो यकृत होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं।
27 में सवाल है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद बताइए। मेंडल के नियम के एक अपवाद भी थे, बहुत सारे अपवाद है जिसमें से एक अपवाद यहाँ पे आपको बताना है। अच्छा, मेंडल के सफलता का कारण भी पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। ये भी 2 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं, सफलता के कारण या अपवाद लिखिए, 2 अपवाद या 3 अपवाद पूछा जाएगा, आप लोग उसे तैयार कर लीजिएगा। तो नियम का एक अपवाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो संलग्नता जो है ये मेंडल का एक अपवाद था, ये उन पूरा नहीं कर सके थे संलग्नता को, इसलिए इसे अपवाद बोलते हैं। बाद में इनको डिफाइंड किया गया है, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया। 28 नंबर सवाल है, कहता है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। जो यौन संपर्क से फैलता है उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे यौन संचारित है? टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है या सिफिलिस है? आपको बता दें यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिफिलिस, ये क्या है? यौन संचारित रोग है। बात करें एड्स का, ये भी यौन संचारित रोग हो सकता है, काफी बार उससे भी ज्यादा फैलता है। चलिए 29 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। नहीं पे फोकस करना है, नहीं तो आप यहाँ पे 1 नंबर से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि काफी बार कंफ्यूज करने के लिए हर एक क्वेश्चन के लास्ट में नहीं दिया जाता है। तो कौन से विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थेरिया है या मीजिल्स है? बात करें यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जो है प्यारे साथियों ये वायरस से होने वाला बीमारी नहीं है। मम्स की बात करें वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है और मिजिल्स भी वायरस से होता है। 30 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, पशुपालन में क्या सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी पालन या कार्बनिक खेती। काफी हल्का सवाल है। मधुमक्खी पालन भी पशुपालन के अंतर्गत आता है, कुक्कुट पालन भी और मत्स्यिकी पालन भी। बात करें कार्बनिक खेती, तो ये खेती के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? नहीं पे फोकस फिर से आपको यहाँ पे करना है। किसका जो संबंध है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सूक्ष्म होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो यहाँ पे आपको बताना है सूक्ष्म का अध्ययन नहीं है बताया। तो लुईस पास्चर, जेडी वाटसन, स्टेफन हेल्स या रॉबर्ट कॉक, बताइएगा जरा। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है या किसका संबंध नहीं है? इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल स्टेफन हेल्स जो है ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा। लुईस पास्चर आपको पता ही होगा, जेडी वाटसन और रॉबर्ट कॉक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सी राइट आंसर होगा। सॉरी, चलिए 32 नंबर सवाल है कि एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? एंटीकोडोन यहाँ पे किसमें पाया जाता है जरा बताइएगा। एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? mRNA में यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए में, आरएनए में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें एंटीकोडोन जो होता है ये किसमें पाया जाता है? बिल्कुल टीआरएनए में पाया जाता है। किसमें? टीआरएनए में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया। कहता है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? सहलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा यहाँ पे मेंडल का जो नियम है सहलग्नता था, ये तो क्या हो गया? अपवाद चल गया। और आनुवंशिक का जो नियम है प्यारे विद्यार्थियों ये मेंडल ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योर अपकमिंग एग्जाम। 34 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? युग्मक के शुद्धता का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक के शुद्धता का नियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। अगर नई प्रजाति का निर्माण करना है तो महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है जरा बताइए। तो उत्परिवर्तन जो है हमेशा पृथ्वी पर होनी चाहिए। अलग अलग जीवों की अलग अलग संतानें की उत्पत्ति होनी चाहिए ताकि वातावरण के अनुकूल ढह सके और अपनी जीवन यापन कर सके। तो उत्परिवर्तन जो है ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है नई प्रजाति के निर्माण के लिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी में वो अपनी हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके। तो उत्परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा।
एकिडना क्या है? तो हमने आपको बताया था एकिडना जो है यहाँ पे क्या है, एकिडना एक प्रकार का योजक कैरी है। क्या है? योजक कैरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डोडो की बात करेगा, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है एंड वेरी वेरी एमबीबीआई सवाल के अंतर्गत आता है। डोडो की बात करें, एक प्रकार का क्या है, विलुप्त प्रजाति है। डोडो क्या है? एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है। ये हमारे पृथ्वी से बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। 38 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु की बात करें एक गुणित है जिसे एन से सूचित करते हैं। भ्रूणपोष की बात करें प्यारे साथियों 3n संरचना है यानी त्रिगुणित है। युग्मनज की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। युग्मनज जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से यहाँ पे मिलकर बना होता है जो 2n होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज। और ये जो है द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद कहने का मतलब जल के अंदर रहता है, तो सिंघाड़ा की बात करते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का जलोद्भिद पौधा कहलाता है। सटोली कोशिका पाई जाती है, जरा बताइएगा सटोली कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? वृक्षंश में, गर्भाशय, अंडाशय या यकृत में? बात करें सटोली कोशिका की प्यारे साथी ये वृक्षंश में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए। 41 नंबर सवाल है, कहता है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या बताइए। काफी बार कंफ्यूज खा सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा हल्का सवाल, लेकिन काफी जटिल क्वेश्चन है। मनुष्य यानी पुरुष में पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? 44 प्लस एक्स वाई। 44 प्लस एक्स वाई यानी 44 तो ये हो गया, और एक्स और वाई मिला के 2 यानी 46, यानी टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पे आपको फोकस करना है मनुष्य में कौन सा मनुष्य है, तो पुरुष की बात किया यानी मेल का, तो मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है। इस पे आपको सिर्फ फोकस करना था। और राइट आंसर यहाँ पे 46 प्लस एक्स वाई नहीं मारेंगे, 44 प्लस एक्स वाई मारिएगा। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास एग्जामिनर की तरफ से किया जाता है। कहता है गोंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? गोंडा अभ्यारण्य की यहाँ पे बात करें, ये जो है असम में अवस्थित है। कहाँ पे? असम में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया। बायोगैस में क्या होता है? तो बायोगैस की बात करें, मीथेन जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पे पाया जाता है बायोगैस में। उसके बाद यहाँ पे CO2 की मात्रा भी होती है और H2 की मात्रा भी होती है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बायोगैस के लिए। काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफी एमबीबीआई क्वेश्चन भी माना जाता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये डीएनए की किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये पैकेटीन अवस्था में पाई जाती है। जब पैकेटीन अवस्था आती है तो क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीसीआर में किसकी जांच होती है? तो पीसीआर में जो है प्यारे विद्यार्थियों किसकी जांच की जाती है, जरा बताइएगा। पीसीआर की बात करें प्यारे विद्यार्थियों एचआईवी की जांच की जाती है। पॉली चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है लिख लीजिएगा, पॉलीमरेज। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीआर बोलते हैं। और एचआईवी के जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी छोटे से टुकड़े को, डीएनए के छोटे से टुकड़े को लिया जाता है और जीएनए एगारोज के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? बहुत बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे नमूने इसके बनाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो एचआईवी के संक्रमण की जांच के लिए पीसीआर की जांच की विधि अपनाई जाती है, याद रखिएगा। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? अगर किसी पौधे के कुछ टुकड़े को हम लोग काट देते हैं और उसको अगर मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो पता चलता है कि ऊपर से कुछ निकल आया है और वो न्यू पौधा बन गया है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। काफी बार ये आपके 2 नंबर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं टोटीपोटेंसी क्या होता है। तो लिखिएगा कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाना ही टोटीपोटेंसी कहलाता है। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? आवृतबीजी भ्रूणपोष की बात की है, पौधे के गुणसूत्र की सूत्र गुणता पूछा गया है। तो आवृतबीजी में जो होता है वो क्या होता है? 3n होता है। भ्रूणपोष आपको पता है 3n की अवस्था में होती है। कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अलैंगिक जनन बोलते हैं, क्योंकि एकल जनन जो होता है अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट लेता है और नई जीव की यहाँ पे निर्माण कर देता है। तो ऐसी अवस्था अलैंगिक जनन कहलाती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मक की बात किया जाए गुणसूत्र की
टोटल की टोटल यहाँ पे 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव युग्मक में। फोकस करने वाली यहाँ पे बात होती है कि आपसे गैमेट पूछा गया है और गैमेट में काफी बार आप कंफ्यूज खा सकते हैं। तो मानव युग्मक में जो होती है टोटल के टोटल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एंड आपसे सीधे मानव में पूछा जाए कि गुणसूत्र की संख्या, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। लेकिन यहाँ पे बात आपसे किया है कि मानव युग्मक में, युग्मक की जहां बात करेगी आपको 23 मानना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाते हैं क्योंकि आपको पूरी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है आपको पता होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है जो कैंची की तरह काटने के लिए काम आता है। इसी को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। डीएनए के टुकड़ों बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वहां पे सुरक्षा प्रदान की जाती है तो फ्लोरा से और फाउना से दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों जो होता है कांटेदार यहाँ पे पौधे होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा कवच के रूप में इसे ही लगा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। कहता है द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। द्वितीयक उत्पादक जो है मान लीजिए किससे संबंधित होगा, बिल्कुल शाकाहारी से। घास को किसने खाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बकरी। बकरी क्या है यहाँ पे, शाकाहारी है। बकरी क्या है, शाकाहारी है, तो क्या हुआ, द्वितीय उत्पादक हुआ। द्वितीय उपभोक्ता होगा तो आप लोग क्या बोलते हैं, फिर भी शाकाहारी बोलते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, शाकाहारी क्या होगा, द्वितीय उत्पादक होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पास्चुराइजेशन में किसे गर्म करते हैं और कितने डिग्री सेल्सियस पे, काफी बार सवाल पूछे गए हैं। निश्चित रूप से 2024 के लिए भी काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। तो पास्चुराइजेशन में जो हम लोग गर्म करते हैं यहाँ पे केवल दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं क्या, गलत है। कहता है किसी भी तरल को 70 डिग्री या किसी भी तरल को 100 डिग्री के ऊपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन अभिक्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पराग भीति होती है। पराग भीति जो होती है प्यारे विद्यार्थियों कितने स्तर की होती है, तो पराग भीति याद रखिएगा एक प्रकार का द्विस्तरीय होती है। पराग भीति क्या होती है, द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है। टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न करता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या उत्पन्न करता है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है यहाँ पे अस्थि मज्जा उत्पन्न करता है। अस्थि मज्जा क्या उत्पन्न करता है, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न करता है। बात करें यहाँ पे 56 नंबर सवाल की पूछा जा रहा है कि इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है। अच्छा, इको आर फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इचेरेसिया कोलाई रिस्ट्रिक्शंस फर्स्ट। इसका फुल फॉर्म होता है इचेरेसिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो होता है किसका स्रोत है, बाम H1 का है, इचेरेसिया कोलाई का है, ए और बी दोनों का है, या हिंड थर्ड का है। बात करें इको आर फर्स्ट की, तो ये जो प्यारे साथियों एंजाइम है ये किसका है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इचेरेसिया कोलाई से प्राप्त किया गया है। कौन कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा कौन है यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, कीटभक्षी पौधा जो होता है ए और बी होता है, ड्रोसेला भी होता है और नेफेंदिज भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 57 नंबर सवाल का जवाब सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन उभयलिंगी प्राणी है, बात करें उभयलिंगी प्राणी की तो कौन है, मुर्गी है, सांप है और भी दोनों है, केंचुआ है। उभयलिंगी प्राणी जो होता है प्यारे विद्यार्थियों केंचुआ जो होता है, दोनों लिंग इसमें पाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी प्राणी बोलते हैं। कोलेरा निम्न में से क्या है, तो कोलेरा जो है जो निम्न में से क्या एक प्रकार का सवाल है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आज की क्लास से 25 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आज के क्लास में ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ये याद रखिएगा। कहता है क्राइजीन बालकृति से किस फसल को बचाता है। क्राइजीन जो होता है प्यारे विद्यार्थी ये कपास की खेती में यूज किया जाता है और ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। कहता है निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, तो डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है जरा बताइएगा। तो प्यूरिन बेस की बात करें वो भी डीएनए में, तो एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो है ये क्या है, डीएनए में प्यूरिन बेस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैंसर किस कारक से होता है, तो कैंसर जो होता है यहाँ पे कौन से कारक से होता है, तो ऑन्कोजिन्स द्वारा होता है। ऑन्कोजिन्स जो होता है ये कैंसर का कारक माना जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव है वो अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही सूक्ष्म प्रजनन किया जाता है। आरएनए के पाइलिमिडीन में यानी पिरामिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पिरामिडीन में जो पाया जाता है वो क्या होता है, साइटोसिन यूरेसिल होता है। बात करें यहाँ पे
डीएनए के, तो डीएनए में साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ रहता है, लेकिन आरएनए में ग्वानिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है ये किसके लिए नहीं किया जाता है? बिल्कुल टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं आता है। बात करें मीथेन की, सबसे मुख्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFL भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन गैस के अंतर्गत आता है, बट नाइट्रोजन नहीं आता है। याद रखिएगा, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। बाघ की वहां पे रक्षा की जाती है और उसमें बाघ को रखा जाता है। कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो आहार श्रृंखला का जो क्रम यहाँ पे सही है, घास से बकरी खाती है, बकरी क्या करता है? शेर जो होता है वो बकरी को खा जाते हैं, तो ये क्रम बिल्कुल सही है। बात करिए ऑप्शन नंबर ए की, तो घास गेहूं खाएगा क्या? गलत है। बकरी गाय खाएगी क्या? ये भी गलत है। और घास मछली खाती है क्या? बिल्कुल गलत है। तो आहार श्रृंखला का क्रम क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यूक्लियो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड जो होगा एक प्रकार का क्या होगा? 69 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर शुगर, और एक नाइट्रोजन युक्त यहाँ पे बेस होता है न्यूक्लियोसाइड में। बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर, एक नाइट्रोजन युक्त बेस, प्लस में फॉस्फेट पाया जाता है, ये क्या हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। गैमेट निर्माण को क्या बोलते हैं? तो गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये रहा प्यारे साथियों टोटल के टोटल 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। मात्र 2 से 3 दिन बच चुके हैं अब आपके एग्जाम में। 26 जनवरी भी जा चुका है और काफी मेहनत से आप लोग लगे हुए हैं। डटे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। भाई बहन दोस्त जितने भी है सभी के पास आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।